Studyplexity, CLAT, and Judiciary. Hello all of you. I welcome you all to Studyplexity, CLAT and Judiciary. हम CLAT में करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रहे हैं और हमने एक क्लास किया भी है. आज हम बारी है दूसरे क्लास की. A very burning issue that is going all across the media is the merger of the 7 Rajya Sabha MPs into भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सदस्य मिल गए हैं, मर्ज किया है और मर्जर के बाद दोनों तरफ से बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इट इज़ अ वैलिड थिंग और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये मर्जर नहीं, ये डिफेक्शन है. इसमें दल बदल विरोधी कानून जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू होना चाहिए. अब ये सारे मुद्दे को हमने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पता है कि क्लैट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो पैराग्राफ्स होता है उसमें, और पैराग्राफ में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद पैराग्राफ से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे. और हो सकता है कि पैराग्राफ में बस आपको एक कहानी बताई गई हो कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देख रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर ऑल relevant to this paragraph, not essentially from the paragraph. पैराग्राफ तो दिया हुआ है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ से उठा के आपसे सवाल पूछ रहे हैं. पैराग्राफ देने का मतलब या मकसद बस इतना ही है कि आपको ये समझाया जा सके कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. क्या पैराग्राफ है? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड राघव चड्ढा एंड द 6 राज्यसभा एमपीज फ्रॉम द आम आदमी पार्टी एंड दे हैव जॉइंड अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, नेमली द भारतीय जनता पार्टी. इसको जल्दी से पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड सारी चीजों को खंगालते हैं, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे. देखिए, ऑन 24th of April 2026, राघव चड्ढा, a राज्यसभा member of Aam Aadmi Party, along with 6 other party MPs, joined the Bharatiya Janata Party. Since आप had a total of 10 members, 10 मेंबर थे आपके राज्यसभा में, आम आदमी पार्टी के पार्टी से 10 सांसद थे राज्यसभा में, 10 थे. 10 में से राघव चड्ढा और उनके साथ 6, मतलब 7 लोग बाहर चले गए. कहाँ चले गए? किसी दूसरे पार्टी में. पार्टी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी. कोई भी पार्टी हो सकती है. पार्टी छोड़ के, अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले गए. अब ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 में से 7 चले ही गए. 7 out of 10 वेंट आउट. इसका मतलब क्या है कि 2/3 से ज्यादा लोग चले गए. एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट मर्जर. वो उसे डिफेक्शन नहीं कह रहे. वो ये नहीं बोल रहे कि हमने कुछ धोखाधड़ी की है और हमें एंटी डिफेक्शन कानून हम पे लागू होना चाहिए. ये सारी चीजें वो नहीं कह रहे. वो कह रहे हैं कि वी हैव मर्ज्ड विद द बीजेपी एंड वी डू नॉट इनकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन. हमें किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता. क्या सारी चीजें हैं, देखते हैं. सिंस आप हैड अ टोटल ऑफ 10 मेंबर्स इन द राज्यसभा and the defection of 7 MPs constitute more than two-third of its legislative strength. Under paragraph 4 of the 10th schedule, such a move may qualify as a merger. May, the word may is very important. May का मतलब हो सकता है, ठीक है. shall का मतलब क्या है? वही है. May का मतलब it can qualify as a merger depending upon the interpretation that one does. मैं किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करूं, उसके हिसाब से may be called as a merger rather than defection. Thereby prima facie, प्रथम दृष्टया, मतलब पहली बार जब आप उसको देख रहे हैं तो आपको डिफेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है. आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, 10 थे, उसमें से 7 चले गए, मतलब 2/3 बाहर चले गए. 2/3 have gone out and that is why it can be called as a merger and not a defection. This is what you can see prima facie, मतलब at the first instance. Protecting the members from disqualification under the anti-defection law. Anti-defection law के तहत जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है. क्यों डिस्क्वालीफाई करता है एंटी डिफेक्शन? क्योंकि बहुत बार हम जानेंगे, इसके बैकग्राउंड में चलेंगे. पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985. दिस लॉ वाज इनैक्टेड टू कर्ब रैम्पेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन. होता क्या था? मुझे एक पार्टी ने टिकट दिया, मैंने टिकट पे चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया, चुनाव जीत के मैं दूसरी पार्टी में चला गया. ऐसी बहुत चीजें होती थी 1960-70 के दशक में. दिस वाज वेरी रैम्पेंट. अक्रॉस द फ्लोर मूवमेंट. फ्लोर मूवमेंट का मतलब कि आप संसद में बैठे हैं, आप एक पाले से उठ के दूसरे पाले में आ गए. ये बहुत होता था और इसकी वजह से सरकारें, राज्य सरकारें तो बहुत सारी गिरती भी थी. तो उसके बाद 1985 में, इन द ईयर 1985, एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और उस लॉ के तहत इस तरीके की चीजों को कर्ब करने के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इफ यू आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ डिफेक्शन. अगर आप अभियुक्त पाए जाएंगे कि आपने डिफेक्शन किया है, दल बदल किया है, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ किया है, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन तय है. This law was enacted to curb rampant political defection witnessed during 1960s and 70s, exemplified by the famous Aya Ram Gaya Ram. एक बात हुई थी जिसके बारे में बताऊंगा मैं. Episode involving Gaya Lal in 1967.
The constitutional validity and scope of the anti-defection law were upheld in Quijotto Holohan versus Jachilu. एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दिया 3-2 की मेजोरिटी के साथ, 3 जज उसके पक्ष में थे। बहुत फेमस जज हुए वेंकट चलैया, ही वाज इन द ग्रुप जो मेजोरिटी जजमेंट दे रहे थे। तो जज 3 जजों ने कहा कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये वैलिड है। क्यों सवाल उठने लगे? सवाल उठने लगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारे केसेस किए, कहा कि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ है ये कानून, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी खिलाफ है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको एक बेसिक राइट देता है कि आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकें। कि मैंने टिकट लड़ा था किसी दूसरी पार्टी पे, अब नहीं मुझे अच्छा लग रहा है किसी वजह से, तो मैं दूसरी में चले जाऊं। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि वो कोर्ट में ऐसे जाएंगे तो द कोर्ट विल लिसन टू देम। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में, क्विजोटो होलोहन वर्सेस जसीलो मामले में, ये साफ कर दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड है। और एक चीज उसमें हटाई भी कि पहले बोला जाता था कि कोर्ट्स इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है या किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, दोनों मामले में देयर इज नो वे दैट अ कोर्ट कैन इंटरवीन, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन इस केस के बाद जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में एक चीज थी, उसमें स्प्लिट का क्लॉज था एंटी डिफेक्शन लॉ में। स्प्लिट देखेंगे क्या, टू प्रिवेंट मिसयूज। हाउएवर द प्रेजेंट डेवलपमेंट रिवील्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया। लेकिन अभी जो चड्डा साहब की बात हुई है, फिर से हम देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया तो है उसमें। ग्रे एरिया क्यों है? क्योंकि उसको अगर एक तरफ के लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उनका कहना है कि राघव चड्डा जी के साथ वो जो 6 के 6 राज्यसभा सांसद हैं, वो सातों के साथ एक साथ डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। और एक दूसरा तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी का जो क्राइटेरिया है फुलफिल किया है, तो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो वे, देयर इज नो ग्राउंड वेयर दे कैन इनकर डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। अब जब दोनों पाले के लोग कह रहे हैं और वो दोनों अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ग्रे एरिया तो है संविधान, और जब तक इसका निपटारा नहीं होगा तब तक ये ग्रे एरिया रहेगा। However, the development reveals a constitutional gray area as legal experts differ on whether the merger exception requires an actual merger of the political party. कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी का भी मर्जर जब तक नहीं होगा, हम 2/3 वाले को पूरा नेसेसरी एंड सफिशिएंट नहीं मान सकते मर्जर। मर्जर के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये होगा कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही मर्ज कर जाए। उसके साथ साथ और merely the support of 2/3 of legislators, making the issue open to interpretation and potential judicial scrutiny. मेरी बात माने, ये सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, this can be a very important question in the upcoming exam because ये बहुत nuanced issue है. This is an issue which has got a lot of layers into it, and this is not about any political party. This is only about the interpretation, misinterpretation, and varied interpretation of the constitutional provisions pertaining to 10th schedule और the anti defection law. एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हिंदी में दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, इसके लिए ये एक बहुत जरूरी सवाल है, तो इसे अच्छे से पढ़ लें, स्क्रीन को पॉज करें, हो सके तो इसे लिख भी लें। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें हैं इससे जुड़ी। सबसे पहली जो चीज है, क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। होता ऐसा था, जब हम आजाद हुए और जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की बातें आने, क्योंकि शुरू के बहुत साल तो एक ही पार्टी थी, आपको पता है कौन सी पार्टी थी। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग पार्टीज भी आने लगी, रीजनल पार्टीज आने लगी, खासकर स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में रीजनल पार्टीज भी आने लगी। अब जब रीजनल पार्टी और एक नेशनल पार्टी और फिर बहुत सारी पार्टीज में आपस में टकराव शुरू हुआ, तो होता ही है कि मैं आज इस पार्टी में हूं, मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे एम्बिशंस जो हैं वो दूसरी पार्टी में ज्यादा अच्छे से फुलफिल हो सकते हैं, या मेरा किसी खास मुद्दे पे मतभेद है मेरी पार्टी में। There are some issues which is a bone of contention for me in my primary party. So what I will try to do, I will try to move to a different party. लेकिन जब मैं मूव करता हूं तो मैं अपने साथ एक सीट भी लेके जाता हूं। अब ये बात समझिए, अगर आपके 2 ग्रुप्स हैं आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब ग्रुप ए का एक लड़का या एक लड़की एक प्रेसिडेंट बन गई उस क्लब की, या आपके क्लास की मॉनिटर या प्रीफेक्ट बन गई। अब ग्रुप ए वाले बड़े खुश हैं, लेकिन वो जैसे ही प्रीफेक्ट बनता है या बनती है, अगले दिन वो बोलती है आज से मैं ग्रुप ए का नहीं ग्रुप बी का हिस्सा हूं, तो ग्रुप बी में चली आती है। एक का जो दबदबा था, या एक मान लेते हैं एक ए सरकार बना के चल रही थी क्लास, तो ए की सरकार नीचे, बी की सरकार ऊपर। तो ये क्लासरूम तक तो अगर सीमित हो, इफ दिस इज कॉन्फाइंड इनटू द 4 वॉल्स ऑफ ए क्लासरूम, इट इज ऑल राइट।
लेकिन अगर यही चीज संसद में हो, विधानसभा में हो और ऐसी जगह पे हो जहां पे लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज एट स्टेक, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्री टू रन। तो यही हो रहा था 1960 में, धीरे धीरे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आने लगी। तो 60 और 70 के दशक में, इन द डिकेड्स ऑफ 1960s एंड 70s, दिस वाज वेरी रैम्पेंट कि आप यहां से जीते आप वहां चले गए, वहां से जीते किसी दूसरी पार्टी में चले गए। और एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है, देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी, द स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम। एक्चुअली द स्टोरी इज रिलेटेड टू अ कांग्रेस मेंबर, हिज नेम वाज गयालाल। 1967 में क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि साहब मुझे टिकट दीजिए, अपनी पार्टी में बोला कि मुझे टिकट दीजिए, मुझे इलेक्शंस लड़ने हैं। ठीक है, इनको इलेक्शन लड़ना था हरियाणा की एक सीट से, हरियाणा की एक सीट से इन्हें इलेक्शन लड़ना था, स्टेट इलेक्शन। एक सीट से इन्हें इलेक्शन लड़ना था, कांग्रेस को बोला कि मुझे टिकट दीजिए, टिकट नहीं मिला तो ये इंडिपेंडेंट लड़ गए साहब। ही रैन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या निर्दलीय, सुना होगा आपने, निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये जीत गए। द इंपॉर्टेंट पार्ट, ही वॉन। द मोमेंट ही वॉन, ही लेफ्ट एवरीथिंग बैक इन द कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ा और ये चले गए यूनाइटेड फ्रंट में। यूनाइटेड फ्रंट, लेकिन कुछ हुआ यूनाइटेड फ्रंट में भी, इनको लगा कि नहीं ये पार्टी मेरे लायक नहीं है, तो वापस ये जाना चाहते थे कांग्रेस में। पर कांग्रेस जिस मेंबर को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी वो इसके साथ सहमत नहीं थे। इनका कहना था कि मैं कांग्रेस में आऊंगा लेकिन आप उन साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, आप किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाएं। कांग्रेस ने बोला ठीक है आप आइए। तो जैसे ही ये गयालाल कांग्रेस में गए, कांग्रेस वालों ने उन्हीं को, मतलब जिनको बना रहे थे उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया। अब गयालाल को आया गुस्सा, तो गयालाल कांग्रेस से वापस आ गए यूनाइटेड फ्रंट। और कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, यूनाइटेड फ्रंट से वापस चले गए कांग्रेस। Within a time span of 2 weeks, he changed parties thrice. तो 3 बारी डिफेक्ट किया उन्होंने, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस, कांग्रेस से वापस यूनाइटेड फ्रंट और अंत में जाके फिर कांग्रेस। और जब ये कांग्रेस में गए तो कांग्रेस के एक लीडर हुआ करते थे वीरेंद्र सिंह। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में, इन अ वेरी प्लेफुल वे, इन अ वेरी विटी मैनर, ये कहते हैं कि गयाराम इज नाउ आयाराम। गया उनका नाम था, गयालाल। कहा कि गयाराम, राम से संबोधित करते हैं किसी को लोग, यहाँ पे एक परंपरा है, गयाराम अब आया राम है। वहीं से ये कहानी, ये किंवदंती, ये बात चल उठी, एक मुहावरा पॉलिटिकल सर्कल में चलता है कि जब भी कोई पार्टी छोड़ के भागता है दूसरी जगह तो उसे कहते हैं गयाराम आया राम, आया राम गयाराम। ये बात तो 60 में चला, 70 में चला। अब राजीव गांधी की सरकार थी और डिसाइड हुआ कि देयर नीड्स टू बी अ एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि ये डिफेक्शन ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाके संविधान को संशोधित किया गया और 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया। और 10th शेड्यूल में साफ साफ एक चीज लिखा है कि वी आर गोइंग टू कम अप विथ लॉ अगेंस्ट डिफेक्शंस ऑफ द लीडर्स और ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। अब एंटी डिफेक्शन लॉ, आप समझ गए इस बात को कि क्यों लाया गया? क्योंकि भाग दौड़, आज यहाँ कल वहां, वहां से वहां, और उससे सरकारें गिरती। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया 1985 में। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? एक लॉ है जो कि कहां लिखा है? 10th शेड्यूल में लिखा है। कैसे आया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। क्या है ये लॉ? मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। क्या है लॉ? द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो संसद का कोई मेंबर हो या तो स्टेट लेजिस्लेचर का हो, इज लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है इफ दे वॉलंटरली रेलिंक्विश, जानबूझ के मेंबरशिप छोड़ दे किसी पार्टी का। आप संसद का हिस्सा है, मान लेते हैं आप किसी एक खास पार्टी से, मान लेते हैं आप कांग्रेस से, आप कांग्रेस से हैं और कांग्रेस की टिकट पे आप चुनाव लड़के आए हैं, तो आप संसद में बैठे हुए हैं और एक दिन आपका मन करता है नहीं मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा, और आप वॉलंटरली रेलिंक्विश करते हैं, यू वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ दैट पार्टी, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग डिफेक्शन, आप डिफेक्ट कर रहे हैं। अब आप संसद का हिस्सा हो गए या किसी राज्य का विधानसभा का हिस्सा हो गए, अब आप पार्टी छोड़ देंगे, मतलब पार्टी लाइन से अलग चीजें करेंगे। कभी किसी मुद्दे पे वोटिंग होगी तो आप पार्टी की बात नहीं मानेंगे, ये तो नहीं चलेगा। दिस इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। और जहां पे वोटिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं,
पार्टी लाइन के में रह के आपको बात करनी होती है। तो अगर आपने वॉलंटरली छोड़ दिया है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। जिसके टिकट पे इलेक्ट हुए थे और उसका मेंबरशिप छोड़ा तो आप डिस्क्वालीफाई। या मान लेते हैं अभी वुमेन रिजर्वेशन या डिलिमिटेशन पे वोटिंग हो रही थी, मान लेते हैं कांग्रेस ने हर किसी को, एक ऑपोजिशन पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने हर किसी को बोला, अपने जितने भी लोग थे जो कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए हैं और उस संसद का हिस्सा है, सबको बोला कि भाई तुम हर किसी को यू हैव टू वोट अगेंस्ट इट, क्योंकि दिस डिलिमिटेशन शुड नॉट बी डन बिफोर द सेंसस डेटा कम्स आउट। और मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, मैंने जाके उसमें यस दबा दिया कि हाँ भाई लिमिटेशन होना चाहिए। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव बिट्रेड, आई हैव डिफाइड, आई हैव गॉन अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ माय ओन पार्टी, आई हैव वायलेटेड द विप ऑफ द पार्टी। विप क्या होता है? विप आपने सुना होगा, विप, विप जारी हो गया। विप जारी हुआ मतलब नाउ यू हैव टू टो द पार्टी लाइन। अब आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, पार्टी ने जो आपको दिशा निर्देश दिया है आपको वही करना पड़ेगा। यू हैव टू डू व्हाट द पार्टी हैज आस्क्ड यू टू डू। और इफ दे वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, पार्टी ने बोला कि वोट करना है ना, आपने बोला हाँ डिलिमिटेशन जिंदाबाद, ये नहीं चलेगा। या पार्टी ने बोला कि वोट करना है ना और आपने बोला कि नहीं मैं एब्सटेन करूंगा, मैं वोट ही नहीं। जब आप एब्सटेन करते हैं देन ऑल्सो यू मेक अ डेंट। आप एब्सटेन कर रहे हैं मतलब आपका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो जब काउंट नहीं होगा और हाँ और ना में मुकाबला है, तो जो काउंट नहीं हो रहा है वो हमेशा किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पाले को सपोर्ट करेगा। तो एब्सटेन भी नहीं कर सकते इन देयर पार्टी और बाय एन ऑथराइज्ड फंक्शनरी। जब आपके पार्टी के लीडरशिप ने, जब आपके पार्टी के किसी ऑथराइज्ड फंक्शनरी ने ये चीजें आपको बोली हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है और आप उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, यू आर लाइबल टू गेट डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। हु विल डिस्क्वालीफाई यू? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। तो कौन होता है? लोकसभा में स्पीकर होते हैं। राज्यसभा में कौन होता है? कौन? अब इस मामले में, चड्डा साहब के मामले में तो राज्यसभा के स्पीकर ही है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है सर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ लोकसभा, लोकसभा इज स्पीकर, एंड इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज द डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब इनको इतनी ज्यादा इसमें पावर दी गई है कि वो डिसाइड करेंगे, एंड इसमें ये भी है कि दे हैव टू, आई मीन समवन हैज टू कंप्लेन टू देम ऑन अ रिटन नोटिस। उन्हें कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा और फिर दे विल बी द वन हु इन देयर ओन कैपेसिटी, इन देयर विजडम will decide whether this particular person is liable to be disqualified or not within the provisions of the constitution। वो संविधान के दायरे में रह के ये डिसाइड करने के लिए हकदार है कि क्या जिसके बारे में कंप्लेंट है उसे डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं। मान लेते हैं राघव चड्डा 10 लोग थे, उसमें 7 लोग चले गए बीजेपी में, तो वो जो 3 लोग हैं हो सकता है डिप्टी चेयरमैन को लिख के दिया होगा, डिप्टी चेयरमैन साहब ने फिर सोचा होगा। अब देखते हैं उस पर क्या चीजें आएंगी। तो ऐसे ही होता है। अब जब ये बात चली और ये साल है कौन सा? 1985। दिस ईयर इज 1985। बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि लोगों की फितरत है पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कि आज यहाँ पे हैं, आज इसकी पार्टी से टिकट मिला और जीत गए, फिर चाहते हैं नहीं हम वहां चले जाएं। बहुत सारी अपनी आकांक्षाएं भी हैं, देयर आर लॉट ऑफ एम्बिशंस। तो और ये लोग चाहते भी नहीं थे कि एंटी डिफेक्शन जैसा हो, क्योंकि ये जो सुविधा मिली हुई थी, यहाँ से उछला वहां गए, वहां से कूदा वहां गए, ये सुविधा तो बंद हो जाएगी। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स, बहुत सारे पिटिशंस गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक तरीके से कत्ल है और ये एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड ही नहीं है। ये भी कहा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 विच इज अ फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि आगे जाके ऐसे फैल जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब वहां पे एक्सप्रेशन भी है, उसमें कॉन्शियंस भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, कॉन्शियंस, एवरीथिंग। तो मेरा, बहुत लोग कहने लगे कि भाई मेरा मन कर रहा है, मेरे अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि मैं इस पार्टी से टिकट जीता तो जीता हूंगा, पर आज मुझे यहाँ से दूसरी पार्टी में जाना है, तो अपने चेतना के अगेंस्ट, अपने कॉन्शियंस के अगेंस्ट क्यों काम करूं मैं? और मुझे संविधान ये हक देता है कि मेरे पास आजादी है अपने कॉन्शियंस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें सुनी और एक दिन 5 लोग बैठे, उस केस का नाम रखा गया किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिल्लू। 5 जज की बेंच बैठी, और जब 5 जज की बेंच बैठती है, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, 2 जज की बेंच बैठती है तो उसे डिवीजन बेंच कहते हैं। 5 जज बैठते हैं, सिंगल बेंच भी हियरिंग होती है, सिंगल बेंच हियरिंग। डिवीजन बेंच में 2 जज बैठते हैं। 2 से बड़े में ज्यादातर 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर संवैधानिक मामला है, इफ देयर इज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस, देन 5 जजेस सिट फॉर दैट। और जब 5 जज की पीठ बैठती है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच।
तो 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी और 3-2 के मेजोरिटी से ये अपहेल्ड किया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज वैलिड। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में एक पैराग्राफ था जिस पैराग्राफ नंबर 7, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। क्या पैराग्राफ 7 में लिखा हुआ था? दैट द स्पीकर और द डेप्यूटी चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी। वो जो डिसाइड करेंगे दैट विल बी द वर्ड फ्रॉम द गॉड्स माउथ। ठीक है, वो ब्रह्म वाक्य होगा, वही पूरा सत्य होगा, वही अंतिम सत्य होगा। उसके बाद ना ही उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ना ही कोई मैटर कोर्ट में जाएगा। तो जजेस ने ये 3-2 के 5 जज का बेंच था और 5 जजेस में से 3 जजेस का ये कहना है कि वैलिड तो ये बिल्कुल है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल वैलिड है। क्या कह रहा है? अपील द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd अमेंडमेंट citing it does not violate parliamentary democracy और freedom of। ये कहते हैं कि किसी तरीके से वायलेट नहीं कर रहा है। फिर क्या कहते हैं कि it struck down the provisions that barred the judicial review of speaker's decision। स्पीकर के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू को जो बार किया गया था, पैराग्राफ 7 में लिखा हुआ था, 7 को उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया। और ये कहते हैं क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कैन बी नो वे दैट यू कैन बार द कोर्ट्स टू इंटरवीन इन अ मैटर वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल mismanagement or a constitutional misinterpretation has a scope। तो स्पीकर्स और डेप्यूटी चेयरमैन को जो एब्सोल्यूट पावर्स मिले हुए थे उस पे भी एक अवरोध लगाया। स्ट्राइक डाउन पैरा 7। क्यों स्ट्राइक किया? बिकॉज इट इन्फ्रिंजेस द बेसिक फीचर। व्हाट बेसिक फीचर? द बेसिक फीचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ दीज कोर्ट्स to intervene in a matter where a constitutional danger is there। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है, वैसे मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोक ही नहीं सकते। अगर आप रोक रहे हैं इसका मतलब आप बेसिक फीचर पे दबाव डाल रहे हैं या बेसिक फीचर को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। स्पीकर एक्ट्स एज ए ट्रिब्यूनल एंड द डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और उसके साथ कहते हैं कि जब स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कोई डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, तो स्पीकर एक्ट्स एज ए ट्रिब्यूनल। और जब भी किसी ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन आता है दैट इज ऑटोमेटिकली सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ और ये था वो जजमेंट जो आया 1992 में। और इस जजमेंट ने ये कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल सही है। बस एक जो कमी थी उसमें, उसको हम निकाल के बाहर फेंकते हैं। क्या कमी है? पैराग्राफ 7 में जुडिशियल रिव्यू को बार किया गया था। अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मजे से हो सकता है, बिना रोक टोक के हो सकता है, बिना सोचे समझे हो सकता है। अब जो परेशानी है, एंटी डिफेक्शन लॉ का अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ 3 और 4 की बात करें। पैराग्राफ 3 में लिखा था कि स्प्लिट अगर होता है, ठीक है, 2 एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए थे, स्प्लिट और मर्जर। बात को ध्यान से सुनेंगे। स्प्लिट को भी एक्सेप्शनल रखा गया था कि स्प्लिट के केस में नो डिस्क्वालिफिकेशन। मर्जर के केस में नो डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब ये दोनों को एक तरीके से एक्सेप्शनल केसेस बना के रखा गया था। तो स्प्लिट का मतलब कि अब देख लेते हैं क्या बात है। The 10th schedule originally recognized 2 exceptions। 2 तरीके के एक्सेप्शंस को रखा गया, अपवाद को रखा गया, अंडर विच मेंबर्स वुड नॉट इनकर डिस्क्वालिफाई। इन दोनों के तहत अगर या वो स्प्लिट हो रहे हैं या वो मर्ज कर रहे हैं, तो जो मेंबर स्प्लिट होकर कहीं चले गए या जो मेंबर विलय होकर कहीं चले गए, मर्ज होकर कहीं चले गए, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि स्प्लिट है क्या और मुद्दे की बात यह है कि मर्जर है क्या। स्प्लिट की बात होती है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ नंबर 3। मर्जर की बात होती है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ नंबर 4 में। तो पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 becomes very important, automatically very important for all the readers or all the learners। 3 और 4। 3 की बात करेंगे पहले, स्प्लिट की बात करेंगे और स्प्लिट को कैसे उठा के दरवाजे से बाहर फेंका गया उसकी भी बात करेंगे। पहला स्प्लिट एक्सेप्शन क्या था? किस पैराग्राफ में? तीसरे नंबर में। इंसुलेटेड लेजिस्लेटर्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव पावर डिफेक्टेड टुगेदर। समझते हैं, एक पार्टी है जहां पे पार्टी में मान लेते हैं किसी पार्टी के बीजेपी लिख लेता हूं मैं। बीजेपी हर जगह अभी जीत ही रही है, तो अभी मैं दूसरे पार्टी का लिख रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 33 मेंबर है, 33। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 33 मेंबर्स मान लेते हैं राज्यसभा में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल।
और 33 में से 1/3 मतलब 1/3 कितने हो गए इसके 11. इफ 11 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी क्या होता है? लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब समझे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है. तो भाई लेजिस्लेचर पार्टी क्या है? लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स किसी हाउस में. तो मान लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में 50,000 लोग हैं, तो वो पॉलिटिकल संगठन है, वो पॉलिटिकल पार्टी है. लेकिन उस पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतने बड़े ढांचे में से 33 लोग उठ के राज्यसभा में चले जाते हैं, तो वो 33 क्या कहलाएंगे? लेजिस्लेचर पार्टी. इस बात को गौर से याद रखें, लिख भी ले, कहीं लिख रहे हैं. विच मीन्स a political party is the entire structure. What is a legislature party? A legislature party is the members of that particular party who are sitting in a house. The house can be anything. The house can be a Lok Sabha, house can be a Raj Sabha, house can be the legislative assembly of a state. उसे कहते हैं legislature party. स्प्लिट में क्या कहा गया कि अगर कोई लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटर का मतलब किसी हाउस का मेंबर है, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर 1/3 मेंबर डिफेक्ट कर जाते हैं. तो यहां से अगर कांग्रेस से 11 लोग निकल के बीजेपी में चले जाएं, तो इसे हम डिफेक्शन नहीं कहेंगे, ये कहता है स्प्लिट. अब आप समझिए कि ये दिस इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मिसयूज. अब इससे ज्यादा मिसयूज तो किसी चीज का हो ही नहीं सकता. बात नहीं मान रहे हैं कांग्रेस वाले, बात नहीं मान रहे हैं, पार्टी में जगह नहीं दे रहे हैं, मंत्री नहीं बना रहे हैं, भाई 1/3 लोगों को जुगाड़ करो और चलते हैं कहीं और. वहां पे उड़ियन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कोई ना कोई कैबिनेट, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर, मजे करेंगे. So it was duly acknowledged by the Supreme Court, and in the 91st constitutional amendment में सरकार ने इसको ऐसे ही हटा दिया. पैराग्राफ नंबर 3 जिसमें स्प्लिट लिखा हुआ था, अब स्प्लिट नाम की कोई चीज नहीं. स्प्लिट होके अगर आप जाएंगे भी तो अब स्प्लिट तो है ही नहीं. तो 2003 के बाद स्प्लिट के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन जो नहीं किया जाता था तो गया है. अब कोई स्प्लिट की बात ही नहीं कि 1/3 अगर आप चले जाएंगे आप होंगे डिस्क्वालिफाई. 1/3 की बात ही नहीं. अब आते हैं द मोस्ट कॉन्टेंशियस इश्यू दैट इज पैराग्राफ 4 एंड मर्जर. मर्जर की बात करते हैं, मर्जर की बात करेंगे. देखिए मर्जर में क्या है सर. मर्जर में कहा जा रहा है कि मर्जर एक्सेप्शन अंडर पैराग्राफ 4. पैराग्राफ 4 में जो मर्जर का एक्सेप्शन लिखा गया है, इसमें stipulates that a legislature will not be disqualified for joining another political party involving their original party. मान लेते हैं इसी की बात करते हैं, आम आदमी. आम आदमी पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी. और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा में कितने लोग गए थे? 11 लोग. तो 11 लोग जो गए, इंक्लूडिंग राघव चड्डा को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है क्योंकि आपने उनको बहुत देखा है, टीवी पे देखा है, परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है तो वैसे भी आप जानते हैं. तो राघव चड्डा और इनके साथ इनके 6 मित्र, मतलब 7 लोग, सॉरी इससे 10 लोग ही थे. देयर वर 10 पीपल इंक्लूडिंग राघव चड्डा एंड देयर वर 10 पीपल इन राज्यसभा. और ये 10 को मैं क्या बोलूंगा? ये 10 को ही बोलूंगा लेजिस्लेचर पार्टी. लेजिस्लेचर पार्टी ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी, ये हो गया लेजिस्लेचर पार्टी. अब क्लॉज नंबर 1 में, अब पैराग्राफ 4 जिसमें कि मर्जर की बात की गई है, पैराग्राफ नंबर 4 जिसमें मर्जर की बात की जा रही है, इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि हमारे अंदर भी 2 पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है कि मेंबर विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ देयर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अदर पॉलिटिकल. अब पूरा पार्टी ही मर्ज कर जाए, आप बोले अरविंद केजरीवाल मोदी साहब को कॉल करके बोले कि आज से हम आपके, आप हमारे, हम आप में विलीन हो जाएंगे, विलय कर लेंगे. तो जब पूरी पार्टी ही मर्ज कर जाए तो कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. सारे के सारे जो सांसद थे वो मेंबर रहेंगे, सारे के सारे लेजिस्लेटर जो थे वो रहेंगे. जो दूसरा क्लॉज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अ रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन. दूसरा क्या है? पैराग्राफ 2 डीम्स दैट सच ए मर्जर विल बी वैलिड ओनली इफ 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी एग्रीज टू इट. इसका कहना है पैराग्राफ, ये कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ 2, ये पैराग्राफ 1. मर्जर है पैराग्राफ 4 के अंदर पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ, तो दीज टू आर सब पैराग्राफ्स. सब पैराग्राफ 1 में लिखा है कि पूरी पार्टी ही विलय कर जाए. सब पैराग्राफ 2 में लिखा है कि अगर 2/3 लोग विलय कर रहे हैं, इफ देयर आर 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर अग्रीइंग टू इट, अगर विलय या मर्जर को अग्रीमेंट दे रहे हैं 2/3, तो हम उसे मर्जर मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे. अब सुनिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ें, इफ वी रीड बोथ ऑफ देम कंजंक्टिवली टुगेदर, तो हमें यह समझ में आता है कि सिर्फ 2/3 लेजिस्लेचर के हाँ बोलने से मर्जर नहीं हो जाता है. पॉलिटिकल पार्टी का भी एक हामी होनी चाहिए उसमें, अगर साथ में पढ़े.
वही लिखा है, इफ टू सब पैराग्राफ्स आर रीड कंजंक्टिवली, मतलब बोथ एक्चुअल मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी का भी मर्जर हो और कॉन्सेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 मेंबर भी हो, दोनों चीज साथ में, तो किसी तरीके का कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, किसी तरीके का कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर ये दोनों चीजें, अगर दोनों को अलग अलग रीड करें हम लोग, तो मर्जर में बी डीम्ड इफ 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब जितने लोग हैं, मतलब वहां पे 10 लोग लेजिस्लेचर पार्टी में है, आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, लेजिस्लेचर पार्टी अग्रीज टू ज्वाइन अनदर पार्टी। अगर दोनों को अलग अलग देखें तो इससे भी बस काम चल जाएगा कि पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी जाए कहीं भी, पार्टी जाए चूल्हे में। अगर 2/3 लेजिस्लेचर पार्टी, मतलब वो लोग जो अपनी पार्टी को किसी न किसी हाउस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 2/3 भी अगर बोलते हैं कि आज से हम आपके नहीं, हम किसी और पार्टी के हैं, फिर भी उसे मर्जर ही बोला जाएगा, उसे डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। अब कुछ एक तरफ के लोग, एक विचार के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो चड्डा साहब और उनके साथ के लोगों ने कहा किया है वो सही नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ 4 के जिसमें कि मर्जर लिखा है, मर्जर के सब पैराग्राफ 1 और सब पैराग्राफ 2, इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, कंजंक्टिवली पढ़ना चाहिए। और अगर कंजंक्टिवली पढ़ेंगे तो दूसरे में तो बोल रहा है कि चलो 2/3 ठीक है, लेकिन पहले में जो कहा जा रहा है, पहले में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी हाँ कहना चाहिए मर्जर को लेकर। दैट पार्टी शुड ऑल्सो से यस, बट बिकॉज द पार्टी इज नॉट सेइंग यस, एंड दैट इज व्हाई चड्डा एंड ग्रुप शुड बी डिस्क्वालिफाइड। उन सबका डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उन सबको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। दैट इज द वे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्कीम में दोनों को एक साथ पढ़ना, आप अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं दोनों। पर जो दूसरे तरफ के लोग हैं वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 और 2 को आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है, देयर इज नो, ऐसे लिखा, 1 and 2 हैज नो रिलेशन बिटवीन देम, हैज नो रिलेशन, एक बाउंड्री है दोनों, 1 अलग है 2 अलग है, पॉलिटिकल पार्टी मर्ज हो जाए फिर भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। और अगर दूसरे के हिसाब से सिर्फ 2/3 ही करें, जैसे कि राघव चड्ढा और उनके दोस्तों ने किया है, तो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। इनके तर्क पे ये कहा जाएगा कि हम दोनों को कैसे पढ़ रहे हैं, डिसजंक्टिव तरीके से पढ़, डिसजंक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, और नो वन शुड गेट डिस्क्वालीफाइड, नो डिस्क्वालिफिकेशन, यहां लिख दूं मैं, थोड़ा आपको ऊपर करके दिखाऊं, नो डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ इट इज अप टू योर ओन, आप अपने विचार से बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, दोनों को साथ पढ़े कि दोनों को अलग। तो इसमें आपको सहारा चाहिए कोर्ट्स का, कि कोर्ट ने क्या कहा है। तो हम एक चीज देखेंगे, इस वाले स्लाइड को ना अच्छे से आप देख लें, पॉज करके देख लें, वीडियो रिवाइंड करके, मैंने बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें बोल दी। आगे बढ़े। अब स्प्लिट का जो क्लॉज था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक केस में कहा कि स्प्लिट वाले क्लॉज को हम इसीलिए भी नल एंड वॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम कंजंक्टिव रीडिंग करेंगे, कंजंक्टिव रीडिंग करेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, और स्प्लिट एक तरीके से बेबुनियाद है, इट गिव्स अ रूम फॉर अ लॉट ऑफ डिफेक्शंस, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। अब मर्जर में क्या बात आती है, मर्जर में क्या, अभी तक कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है मर्जर का, एक पहुंचने वाला था लेकिन वो पहुंच भी नहीं पाया, गोवा का केस था। तो मर्जर के क्लॉज में दो तरीके से इसे पढ़ा जा रहा है, कुछ लोग का कहना है कंजंक्टिव तरीके से पढ़िए, जैसे कि कपिल सिब्बल और जैसे सीनियर लॉयर्स का कहना है कि दोनों को साथ पढ़ा जाए, कंजंक्टिव तरीके से पढ़ा जाए। दूसरे लोगों का कहना है डिसजंक्टिव तरीके से पढ़ा जाए, डिसजंक्टिव, राघव चड्ढा का खुद का कहना है डिसजंक्टिव तरीके से, बीजेपी का कहना है डिसजंक्टिव तरीके से पढ़ा जाए। आप क्यों एक और दो को एक साथ मिला रहे हैं, एक अलग है दो अलग है, दो के हिसाब से 2/3 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, दूसरी पार्टी में मर्ज कर गए, तो वेल एंड गुड, व्हाई आर यू पोकिंग योर नोज देयर। ठीक है, तो हम बात करेंगे कोर्ट्स ने क्या कहा। बात होती है साल 2019 की। साल 2019 में 10 एमएलए इंडियन नेशनल कांग्रेस के गोवा से, गोवा में बीजेपी ज्वाइन कर लिया 10 लोगों ने। तो गोवा बेंच, अब क्या हुआ कि स्पीकर जो थे हाउस के, स्पीकर ने कहा कि नो डिस्क्वालिफिकेशन, और ये है भी क्योंकि स्पीकर ज्यादातर रूलिंग पार्टी के होते हैं, तो रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, तो क्यों वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये भी एक बात आ सकती है। नो डिस्क्वालिफिकेशन, ये कोर्ट मैटर चला गया हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट है और गोवा में एक बेंच बैठती है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो गोवा के बेंच ने ये कहा कि हाँ ये बात सही है, हम उसे डिसजंक्टिवली पढ़ रहे हैं, अगर 2/3 गए हैं वो मर्जर है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्वालीफाई। सो द कोर्ट अपहेल्ड, द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन
ऑफ द स्पीकर के डिसीजन को अपहेल्ड किया गया। उसी तरीके से सितंबर 2022 में 8 कांग्रेस एमएलए जो थे, 11 में से 8 चले गए बीजेपी, मतलब 2/3 से ज्यादा चले गए। इन जनवरी 2025 द कोर्ट अपहेल्ड द जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो गए हैं वो ठीक है, वो मर्जर ही है, 2/3 गए हैं। पैराग्राफ 4 सब पैराग्राफ 2 writes कि if two-third of the legislature party goes to another party, we will call it merger, and that will not attract any kind of disqualification. That will not incur any kind of disqualification. We are relying on the preceding judgment. ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जो हमारे सीनियर्स ने जजमेंट दिया है, हम उसके बिना पर इसको रख रहे हैं और कोई किसी भी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब जंग इस बात पे छिड़ी है अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कि क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट के केस में जब कंजंक्टिव रीडिंग की है, तो मर्जर के केस में कंजंक्टिव क्यों नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें देखने की जरूरत है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात जाएगी। अगर जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कंजंक्टिव रीडिंग करेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो डिप्टी चेयरमैन है वो तो खैर डिस्क्वालीफाई करने से रहे। क्यों डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो बीजेपी के थे, बीजेपी की से नॉमिनेट होके चुन के आए हैं, तो वो तो राघव चड्ढा और जो 6 लोग गए हैं उनको लेके कोई उनको दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैन के जो डिसीजन है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में ले ले, ये पॉसिबिलिटी, और जुडिशियल रिव्यू में लेके उसे कंजंक्टिव रीडिंग करे, मतलब पैराग्राफ 4 के सब पैराग्राफ 1 और 2 को एक साथ पढ़े और इस पूरे चीज को हटाए कि नहीं, जब भी बात आएगी मर्जर की तो दोनों सब पैराग्राफ्स को एक साथ रीड किया जाएगा और मर्जर में भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवली या प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी। एक मुद्दे से 24 अप्रैल को हुआ ये कारनामा, साहब ने अनाउंस कर दिया और अनाउंसमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आपस में भिड़ गए। एंटी डिफेक्शन लॉ की हो तो होलोहन, 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्प्लिट, मर्जर, गोवा के हाईकोर्ट का डिसीजन। गोवा के हाईकोर्ट का डिसीजन 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट को कैसे नल एंड वॉइड किया, आयाराम गयाराम की स्टोरी क्या थी, गया लाल कौन था, 1967 में क्या चीजें हुई थी, ये सब आपके बोर्ड के सामने है। तो आपने जो ये पैराग्राफ देखा, अगर आपको ये पैराग्राफ मिले, उसके बाद ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं या किहोतो होलोहन का या 91st अमेंडमेंट का या 52nd अमेंडमेंट का या प्रेजेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल बनाने में सक्षम होंगे। यू आर वेल कॉम्पिटेंट नाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ। देयर कैन बी इश्यूज व्हिच कैन कम अप, ठीक है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम क्लैट में करंट अफेयर्स की पढ़ाई करते हैं। हमारी क्लासेस हाइब्रिड मोड में है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। न्यू बैचेस आर कमिंग अप वेरी सून। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बैच। करंट अफेयर्स की क्लासेस इसी तरीके से होंगी। वी आर गोइंग टू पिक अप टॉपिक्स, और जैसा कि आपके क्लैट में होता है, एक पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ के बाद आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, और कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस हो, चाहे वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, चाहे वो किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्वेश्चन। तो हर चीज को ऐसे उठा के हम पढ़ेंगे, और अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि ये पैराग्राफ के बाद कुछ सवाल भी दूं आपको एमसीक्यू, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। धन्यवाद।